नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी सिलेबस की शुरुआत की थी, उसमें फर्स्ट यूनिट के पहले पार्ट को हम कर रहे हैं। हमने संवत की बात की थी लास्ट वीडियो में। आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, आप देख सकते हैं तिथि निर्धारण पद्धति। तिथियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। शुरू में जब सिलेबस की बात की उस समय भी मैंने बताया था कि जो तिथियों का निर्धारण है वो दो प्रकार से किया जाता है, और दो प्रकार की जो ये निर्धारण प्रक्रिया है, इनके अंदर विभिन्न अनेक पद्धतियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं, तिथियों के निर्धारण की पद्धतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सापेक्ष पद्धति। सापेक्ष पद्धति का हमने पहले भी जिक्र किया है। सापेक्ष है क्या, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है किसी भी अवशेष का। ठीक है, तुलनात्मक या तुलना के आधार पर तिथि का निर्धारण करना वो क्या कहलाता है, सापेक्ष पद्धति। इसमें विभिन्न अन्य पद्धतियां भी शामिल हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? सत्रीकरण, भू आकृति विज्ञान पद्धति, अवशेष प्रारूप की, पुराजीव विज्ञान, फ्लोरीन विश्लेषण। ठीक है, इसमें ये सभी आती हैं सापेक्ष पद्धति में। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्रीकरण की। सत्रीकरण होता क्या है? जब भी किसी प्रकार की खोज की जाती है, किसी भी जगह से अवशेषों को ढूंढना जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी को परत दर परत हटाया जाता है। जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी होती है उसका और जो सबसे नीचे वाली मिट्टी है उनका आपस में विश्लेषण किया जाता है। सबसे ऊपर वाली मिट्टी या परत को नया माना जाता है और जो सबसे नीचे वाली मिट्टी या परत है उसको सबसे पुराना माना जाता है। यह क्या है, सत्रीकरण की एक पद्धति है जिससे हम क्या करते हैं, तिथि निर्धारण करते हैं। फिर बात करते हैं भू आकृति विज्ञान पद्धति की। इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है कि कहीं से वो ऊंची है, कहीं से वो नीची है, या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं है। यह किस लिए किया जाता है? यह अन्य क्षेत्रों से और जिस क्षेत्र में हम खोज कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का अन्वेषण किया जा रहा है उसमें परिवर्तन देखते हैं कि कितना क्या आया है। यह किस लिए हो जाता है? जब किसी प्रकार की बाढ़ आती है या फिर भूकंप आता है तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो उनकी आकृति है उसमें बदलाव आ जाता है। फिर हम बात करते हैं अवशेष प्रारूप की। इसमें पूरा अवशेषों के विशिष्ट आकार प्रकार का अध्ययन किया जाता है। मतलब जिनकी खोजें की जा रही हैं, जिन अवशेषों को खोजा जा रहा है, उनके आकार प्रकार में परिवर्तन समय के साथ आता रहता है, और ये क्या कहलाता है, अवशेष प्रारूप की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पुराजीव विज्ञान। इसमें जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीव जब मर जाते हैं तो वो जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ, और इनका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, पुराजीव विज्ञान। फ्लोरीन विश्लेषण, यह किसी भी अवशेष में या फिर किसी भी मरे हुए जीव में ये देखा जाता है कि उसकी हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा कितनी है। उसके विश्लेषण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तिथि निर्धारण कर सकते हैं। ये जो हमारा ये पूरा सापेक्ष पद्धति का है। फिर हम बात करते हैं निरपेक्ष तिथि निर्धारण पद्धति। यह काल मापन निर्धारण पद्धति भी कही जाती है, मतलब काल को मापने की, समय को मापने की पद्धति। इसमें आने वाली अनेक अन्य पद्धतियां हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्ष वल्लय कालानुक्रम। इसमें क्या होता है कि जो वृक्ष में वल्लय बने होते हैं, गोल जो आपने देखे होंगे निशान, उनके आधार पर किसी भी वृक्ष की या फिर माह की क्या की जा सकती है, आयु निर्धारित की जा सकती है, या फिर उसकी आयु के बारे में जाना जा सकता है। वृक्षों में पाए जाने वाले वल्लों का अध्ययन, इससे 2-3 हजार वर्ष पुराने वृक्ष की आयु भी जानी जा सकती है। मतलब 2 से 3 हजार वर्ष पुराना अगर कोई वृक्ष है तो उसकी भी हम आयु याद कर सकते हैं इसके माध्यम से, वृक्ष वल्लय कालानुक्रम के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं अनुवर्ष स्तर विश्लेषण। वर्ष दर वर्ष होने वाले हिम नदीय जमाव या वार का क्रमिक विश्लेषण क्या कहलाता है, अनुवर्ष स्तर विश्लेषण। जब भी किसी भी प्रकार से हिम वर्ष या फिर वर्षा होती है, वहां पर ढलाव वाले स्थान पर वाव जमा होती रहती है, और क्या होता है उससे हम वर्ष दर वर्ष स्तर विश्लेषण कर सकते हैं, उसका मिट्टी का या फिर मृदा का या फिर किसी अन्य जो अवशेष एकत्र हुए हैं उनसे। फिर हम बात करते हैं ऊष्मादीप्ति तिथि निर्धारण। मतलब जो आग में पकाई गई वस्तु है उनका अध्ययन करना। ठीक है, उनसे पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है या फिर इनका क्या समय रहा होगा। फिर हम बात करते हैं रेडियोमापीय तिथि निर्धारण। यह रेडियोधर्मी तत्वों के मापन पर आधारित है। जो रेडियोधर्मी
तत्व होते हैं उनके मापन के आधार पर इसको देखा जाता है, जैसे कार्बन, पोटेशियम, आर्गन, थोरियम, लेड पद्धति इत्यादि। ये सभी पद्धतियां इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, ये जो हमारा था ये निरपेक्ष स्थिति निर्धारण पद्धति देखने को मिलती है हमें यहाँ। हमने इन दो के बारे में बात कर लिया है। अब ये जो लास्ट में हमें बताई गई है कार्बन, पोटेशियम, आर्गन, थोरियम, लेड पद्धति, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये है क्या है? कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति वस्तुओं में उपलब्ध रेडियो कार्बन C14 की मात्रा का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, C14 को हम अच्छे से समझेंगे। ये है क्या? C14 तिथि निर्धारण पद्धति के इसका अन्य नाम है विलार्ड फ्रैंकली बी, यूएसए के थे ये। इनके द्वारा 1940 में इसको प्रयोग किया गया था। फिर बात करते हैं 1960 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, किसके लिए? C14 पद्धति को यूज करने के लिए या फिर इसके बारे में बताने के लिए। सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे जीवन में वातावरण से कार्बन ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं C14 है क्या, उसके बारे में। कहा जाता है कि जितने भी जीव हैं या फिर पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, पूरे जीवन काल में कार्बन ग्रहण करते हैं वातावरण से। कार्बन के समस्थानिकों, जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, में C12 रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव बोलते इसको, नहीं होता, जबकि C14 रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिव होता है। C14 और C12 और C14 जीवित पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में समान रूप से पाए जाते हैं। मतलब C12 और C14 जो है समान रूप से, बराबर रूप से मिलते हैं किनमें? जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों में। जब यह मर जाते हैं, जब वो लोग मर जाते हैं, कोई भी जीव है या फिर अन्य पेड़ पौधा है, तो C12 जो का त्यों बना रहता है। जो C12 होता है वो ऐसे ही बना रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन C14 जो है वो समय के साथ साथ क्या होने लगता है? कम होने लगता है। C14 रेडियो एक्टिव होने के कारण समय के साथ साथ कम होने लगता है। फिर इनका समय ज्ञात करने के लिए उनकी C14 की मात्रा को वर्तमान C14 की तुलना की जाती है। मतलब जो उस जीव के, मरे हुए जीव की C14 की मात्रा है और जो आज के समय में जीवित जीव है उनकी C14 की मात्रा से उनको कंपेयर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो कब मरे होंगे या फिर किस समय वो जीवित रहे होंगे। ठीक, जिस जीवाश्म या वस्तु का C14 जितना कम होता है वह उतनी ही पुरानी मानी जाती है। जिसका C14 कम होगा वो उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। सीधी सी बात है। C14 घटने लगता है रेडियो एक्टिव होने के कारण। C12 ऐसा कैसे बना रहता है। ठीक, 5000 से 6000 वर्षों तक इससे हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी जीव की या फिर पेड़ पौधे की अगर हमें 5 से 6000 वर्ष तक की आयु ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? C14 विधि। ठीक है, पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण, इसका विकास W जेंटवर द्वारा किया गया था। ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने खोज की किसकी? पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण की। यह वस्तुओं में उपलब्ध रेडियोधर्मी पोटेशियम 14 K14 को हम साइंटिफिक नाम देते हैं और उसके विघटन से बने आर्गन 40 जिसको हम AR14 नाम देते हैं, उसकी मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, क्या है? K40 और AR40 की मात्रा को मापा जाता है। यह 30,000 से 30 लाख वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में सहायक है। ठीक है, जो C14 विधि है वो कितनी है? 5 से 6000। और जो ये पोटेशियम ऑर्गन तिथि निर्धारण है ये कितनी है? 30,000 से 30 लाख वर्ष तक की वस्तुओं का ये है डाटा दे सकती है, उनका काल निर्धारण कर सकती है। लेकिन इसके मुख्य रूप से राख और ज्वालामुखी की चट्टानों की आयु निर्धारित करने में सबसे उपयोगी है मानी जाती है। मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं उनका पता लगाया जाता है कि ये किस समय एक्टिव रहे होंगे या फिर ये कितने पुराने रहे हैं। वहां पर जो राख होती है उनकी, उससे पता लगाया जाता है इस विधि द्वारा पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण से कि ये कितने पुराने हैं। ठीक है, अब हम आगे जो वीडियो में बात करेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हम काल निर्धारण करेंगे, समय निर्धारित करेंगे। आएगा हमारा क्या? पाषाण काल देखने को मिलेगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और फिर हिस्ट्री। ठीक, उनकी बात करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।